This conference will now be recorded. In the last class we started with colloids. याद आ गया होगा, हमने इंट्रोड्यूस किया colloids होते क्या हैं. They sit in between suspension and true solutions, और ऐसे solutions जिनमें solute का size, जिसको हम dp बोलने वाले हैं, between 1 to 1000 nanometer is going to be known as colloids. They have certain special properties जो कि हमारे आसपास बहुत फर्क डालती हैं, इस करके ये important हो जाता है. DP and DM, like solute and solvent respectively, were discussed. श्रेष्ठ क्लासिफिकेशन ऑफ colloids हम तीन प्रकार से कर सकते हैं. फिजिकल स्टेट ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, इसमें आपने 8 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस देखे थे. बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन DP एंड DM, दो प्रकार के फिलिक एंड फोबिक आपने देखे थे. Based upon type of particles of dispersed phase, तीन प्रकार के associated, macromolecular and multimolecular आपने colloids देखे थे. एक खास चीज हमने मिसल्स की भी बात की थी. मिसल्स एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन से ऊपर, that is known as CMC value, and क्राफ्ट टेम्परेचर के ऊपर ही बनते हैं. और सोप्स के लिए आप इजी वे में, जैसे हमेशा दिखाए हैं, ये टेल और ये हेड दिखा सकते हैं. द हेड इज गोइंग टू बी पानी को लव करता है, हाइड्रोफिलिक. जो टेल है वो पानी से डरता है, हाइड्रोफोबिक. ये आप कह सकते हैं द ऑयल सॉल्युबल. CMC कॉन्सेंट्रेशन ध्यान से रखिएगा, और क्राफ्ट टेम्परेचर एक बार पढ़ लीजिएगा. आपको बताया गया था जैसे जैसे चेन लेंथ यानी कि मोलर मास बढ़ेगा, CMC वैल्यू कम होगी. सोल्स को बनाने के मोटे तौर पे डिस्पर्जन एंड एग्रीगेशन मेथड थे, बाकी सब रीडिंग वाले थे. पेप्टाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल फॉर्म by adding some suitable electrolyte on them. अगर आप, ये हमारे पास DP है, अगर ये चार्जेस ना हो, ये इकट्ठे होके साइज बढ़ा के कोगुलेट, फ्लोकुलेट, प्रेसिपिटेट कर जाएंगे. So these charges are basically helping in stabilizing these. That was peptidization का ढंग था. हमने यहाँ तक पिछली क्लास में कवर कर लिया था. अब हम आगे जा रहे हैं. द प्यूरिफिकेशन. आपने जो सोल बनाई है, दैट इज नॉट प्योर. उसके अंदर इम्प्यूरिटीज पड़ी हुई हैं, हमें उसको प्योर करना है. फॉर एग्जांपल, हमारा जो ब्लड है वो भी एक कोलाइड स्टेट है. हम जो खाना खाते हैं या मे बी जो मेटाबॉलिज्म से प्रोडक्ट्स पैदा होते हैं, वो ब्लड के अंदर आना शुरू हो जाता है. तो कुदरत उसको ऑटोमेटिकली किडनी के रास्ते से, डायलिसिस नाम की प्रोसेस से क्लीन करती है, फिल्टर आउट करती है. जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसको नहीं चाहिए होते हैं, उसको बाहर भेज देती है. So purification can be done by dialysis. As I have already told you, no need to make notes for this topic. Animal membrane, bladder और some parchment membrane, cellophane sheet के अंदर बहुत fine pore होते हैं. These process permit ions or very small molecule to pass through, but not large colloidal particle. जो क्रिस्टलॉइड्स होंगे, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, छोटे पार्टिकल बाहर जाने देगा, बड़े पार्टिकल को ये बाहर नहीं जाने देगा. Dialysis is the process of removing a dissolved substance, impurities, from a colloidal solution by means of diffusion through SP. The apparatus used for purpose is called as dialyzer, which is a bag of suitable membrane containing colloidal solution to be purified, placed in a vessel, और continuous flow of, आप DM लिख सकते हैं, 99% ये water ही होगा. The ions or molecules of impurities diffuse and get dissolved in outer water, और pure colloidal solution रह जाता है. हमारा जो ब्लड है वो भी इसी तरीके से प्यूरिफाई किया जाता है. नो नीड टू ड्रॉ दिस स्केच. तो गरिमा, ये एक बेटे आपके पास एक मेम्ब्रेन है, एक थैला है, बैग है, इसमें हमने कोलाइडल सॉल्यूशन डाल दिया है, बाहर हमने वाटर या DM डाल दिया है. कोलाइडल्स जो पार्टिकल्स होंगे वो बड़े साइज की वजह से अंदर रह जाएंगे, और जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो आसानी से बाहर आ जाएंगे. अगर यही काम
हम इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में करें, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड डाल दें, तो हमारी डायलिसिस का रेट तेज हो जाता है। उससे जो प्रोसेस आधे घंटे में होनी थी, हो सकता है वो 5-7 मिनट में हो जाए। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन डायलिसिस एंड इलेक्ट्रोडायलिसिस। जो हमारा ब्लड है वो भी उसी प्रकार से प्योर किया जाता है। जिस बंदे की किडनी काम नहीं कर रही है, तो डॉक्टर्स उनकी एक आर्टरी या वेन, आई एम नॉट द कॉम्पिटेंट पर्सन टू कमेंट अपॉन दिस, बट मैं सिर्फ केमिस्ट्री एंगल से जानता हूँ, वो उनकी एक आर्टरी या वेन काट के उसमें से ब्लड ले लेती है और उसी में उसको एक डायलाइजर से पास करवाते हुए वो वापस उसी आर्टरी में डाल, तो ब्लड यहाँ से बाहर आएगा, ठीक, ये पंप होगा, जहां पे हार्ट पंप कर रहा था वहां पे ये ब्लड को पंप करेगा, और ये एक ऐसे डायलाइजर बोलते हैं, ये एक जैसे आपके घरों में वाटर प्यूरिफाई की कैंडल नहीं लगी हुई, कुछ ऐसा सा है। तो उसके अंदर से सिंपल ब्लड पास करेगा और उसके आसपास सेलाइन भर देते हैं। उसके अंदर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगी, जैसे ट्यूब्स में आपका जो वॉल्स हैं वो सेमी परमेबल है, तो ब्लड में से इम्प्योरिटी बाहर जाती जाएगी और ये काफी साइकिल से तकरीबन 6 घंटे के आसपास ये बंदे का खून प्योर हो जाएगा, इम्प्योरिटीज बाहर चली जाएंगी जो नॉर्मली किडनी ने काम करना था। बट आपकी जनरल नॉलेज के लिए, किडनीज आर द बेस्ट फिल्टर टिल द टाइम वी हैव। हमें अभी तक इनसे बेहतर कोई फिल्टर नहीं मिला है, तो आप में से जो लोग दम रखते हैं उनके लिए भी एक फ्यूचर हो सकता है। नोबेल प्राइज तो बहुत छोटी चीज होगी जो आर्टिफिशियल किडनी ढूंढेगा। सो दैट इज एक स्केच है, ये ब्लड यहाँ से पास कर रहा है, यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ब्लड फ्लूइड के अंदर नहीं आएगा, ब्लड पाइप्स के अंदर ही रहेगा, तो उसमें से जो इम्प्योरिटीज हैं वो बाहर चली जाएंगी और इस प्रकार से वापस आता रहेगा। प्लीज डोंट ड्रॉ द डायग्राम। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जैसे आपने कभी हलवाई के पास जलेबी बनती देखी हो, तो वो जलेबी बनाएंगे, उसके बाद उसको शुगर सॉल्यूशन में डालेंगे, तो एक सीव में, छाननी में हिंदी में बोलते हैं, उसमें डालते चले जाएंगे। जब वो छाननी शुरुआत में थी तो उसके जो होल्स थे वो बड़े थे, धीरे धीरे करके वो 4-5-10 घंटे उसमें जलेबी डालता रहता है, तो आप देखेंगे उसका जो होल साइज है, जो पहले से 1 सेंटीमीटर का था, अब वो धीरे धीरे करके उसके ऊपर डेपोजिशन हो जाएगी, तो वो छोटा 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 होता चला जाएगा। इसी प्रकार से हम ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के ऊपर कुछ चढ़ा देते हैं, इम्प्रेग्नेट कर देते हैं, उसका होल साइज छोटा हो जाता है, देन द कोलाइडल पार्टिकल ऊपर रह जाते हैं और इम्प्योरिटीज नीचे आ जाती हैं। To be read only, बेटे, to be read only पढ़ते हैं। It is a process of separating colloidal particles from the solvent and soluble solute in the colloidal solution by specially prepared filter papers, normal नहीं, which are permeable to all substances except colloidal particles. Such filter papers are known as ultrafilter papers. For example, cellophane membrane. Colloidal particle can pass through ordinary filter because the pores are too large. However, the pores of filter paper can be reduced in size by impregnating with collodion, important, solution to stop the flow of colloidal particle. The usual collodion solution is a 4% solution of nitrocellulose. Don't write the structure of nitrocellulose in a mixture of alcohol and ether. Ultra filter paper may be prepared by soaking the filter paper in the collodion solution, not colloidal, collodion solution, hardening by formaldehyde and then formally drying it. Filter paper ordinary, उसको collodion solution में डाल दिया, collodion. उसके बाद उसको निकाला, उसके ऊपर formaldehyde डाला और उसको सुखाया, आपका अल्ट्रा फिल्टर पेपर तैयार है. It's a slow process. To speed up the process, pressure or suction pump is used. हम वही काम करेंगे जैसे आपने फिल्टर पेपर देखा होगा, उसके ऊपर कोलाइडल सॉल्यूशन डाल देंगे, इम्प्योरिटीज छोटे होने की वजह से नीचे रह जाएगी, हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन ऊपर रह जाएगा, आप और उसमें मीडियम डाल के अपना काम चला लीजिए, राइट? दैट इज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। मैंने अभी तक इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं देखा है, बट दैट डजंट मीन कि आप इसको छोड़ दोगे, रीड करना जरूरी है। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन,
जैसे एक फाइटर पायलट बहुत जब स्पीड बढ़ जाती है तो उसके ऊपर ग्रेविटी बढ़ जाती है, ऐसे हम टेस्ट ट्यूब में डाल के जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसको बहुत ज्यादा रोटेशंस देंगे, आरपीएम पे उसको घुमाएंगे, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जो भारी पार्टिकल हैं, सोल के पार्टिकल हैं, वो ग्रेविटी की वजह से नीचे रह जाएंगे, ऊपर जो हल्के पार्टिकल हैं वो रह जाएंगे डिस्पर्जन मीडियम के अंदर। हम इसको डिकैंट कर देंगे, इम्प्योरिटी निकल जाएगी, जो पीछे आपके पास सोल पार्टिकल नीचे रह गए थे, हम उसमें प्योर सॉल्वेंट डाल के उसको प्योर बना लेंगे। दैट इज द अल्ट्रा सेंट्रिफ्यूगेशन। शायद आपने सुना है या देखा है, या कभी मौका मिले तो आप ब्लड को भी इसी प्रकार से प्योर करते हो। ब्लड को अगर हम टेस्टिंग में डालते हैं तो हम उसको सेंट्रीफ्यूग करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, हेटेरोजेनस, कहे कि वो वाले पढ़ूंगा जो के ऊपर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा बेटे, फिल्ट्रेबिलिटी, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, प्लीज के ऊपर जोर नहीं लगा रहा है। कलर, ये आपके पढ़ने के लिए है बेटे, कलर होगा, आप इसको पढ़िएगा तो आपको पता लगेगा जो हमारा स्काई है दैट इज ब्लू बिकॉज ऑफ ईसी लाइट की स्कैटरिंग की वजह से। हमारे जो सी है, समुद्र, नदियां, वो ब्लू क्यों लगती हैं, क्योंकि उसके अंदर जो मिट्टी होती है तो उसके ऊपर जब लाइट आके टकराती है तो वो स्कैटर हो जाती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हाँ अनुवंश बोलो। सर लास्ट स्लाइड में सर एक पॉइंट लिखा था सर, सर इसमें मिल्क हो रहा, सर एक बार से ये एक्सप्लेन कर दूं। कौन सा बेटे, पहला पैरा, दूसरा पैरा कि तीसरा पैरा? सेकंड। For example, a mixture of milk and water appears blue when viewed by reflected light. आप मिल्क का बर्तन लीजिए, हो सकता है आपके घर में ये एक्सपेरिमेंट पहली बारी में ना आए क्योंकि मिल्क के अंदर इम्प्योरिटीज कितनी थी, वो कैसा था उसके ऊपर। तो ये मान ले आपके पास मिल्क है दोस्त, आप इसके ऊपर लाइट मार रहे हैं, जो लाइट बाहर आ रही है और जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, दोनों में से हमें कलर फर्क नजर आता है। ब्लू व्हेन व्यूड बाय द रिफ्लेक्टेड लाइट, ये जो लाइट वापस आ रही है और ये जो लाइट इसमें से निकल गई है उसमें से मिल्क का अलग अलग रंग नजर आता है। आप ये एक्सपेरिमेंट अपने टॉर्च के साथ उंगली में भी कर सकते हैं। आप अगर टॉर्च की रोशनी अगर अपनी उंगली पे मारते हैं तो आपको ये लाल नजर आएगा, बट अगर आप किसी और एंगल से देखते हैं, क्योंकि एंगल से बदल से उसका जो वेवलेंथ है वो चेंज हो सकती है, उसका रंग फर्क हो सकता है। ठीक, इट इज ब्लू रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड समझता है ना, ये सिंपल है। तो इसमें से जो लाइट वापस आई है, मान ले यहाँ से हमने लाइट फेंकी थी, तो इससे ये कह रहा है, इससे हमें क्या नजर आता है बेटे, ब्लू। और अगर ये लाइट जो बाहर चली जाती है इसको देखता है, वो रेड आती है स्कैटरिंग की वजह से। और सुन, इसको याद नहीं करना है, बस वो बता रहा है कि अलग अलग कलर आते हैं। अब इसको भी पढ़ ले दोस्त। फाइनेस्ट गोल्ड इज रेड इन कलर, as the size of the particle increases, ये पर्पल फाइनली गोल्डन नजर आता है, क्योंकि बेटा इतना छोटा पार्टिकल, इतना बड़ा पार्टिकल और इतना बड़ा पार्टिकल लाइट को स्कैटर अलग अलग करेगा, स्कैटरिंग अलग अलग होगी, तो वो जो बाहर जाएगी उनका वेवलेंथ फर्क हो जाएगा। When light emitted by the setting sun passes through the blanket of dust, the blue part of the light is scattered away and at the same time red color is seen. ये हमें अलग अलग आता है, आप तो जानते हैं विबग्योर, तो इधर जा रहा है तो वेवलेंथ क्या कर रही है, बढ़ रही है। हालांकि ये ऑप्टिक्स आपकी फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, बट फिर भी आपने पूछा है, तो जो स्कैटरिंग होती है बेटे, स्कैटरिंग दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ टू द पावर n। n मैंने नहीं लिखा, आप फिजिक्स टीचर से देख के लिख दीजिएगा, शायद 6 है कि क्या है। तो जो r है, रेड है, उसकी जो वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो उसकी स्कैटरिंग वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो आपको जो स्काई है वो सबसे बाद में जब सूर्य की रोशनी जा रही है तो उस समय रेड नजर आता है, जबकि वो अलग अलग कलर्स में होगा जिस जिस प्रकार से स्कैटर हो रही है दोस्तों। समझ गए बेटे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और सुन, इसके ऊपर ज्यादा जोर नहीं लगाना, सब पढ़ना है। आज तो मैं इसके क्वेश्चंस भेज दूंगा प्रीवियसली आस्क्ड और एनसीईआरटी के। जब आपको कोई चीज लगे अनुवंश की उसमें रटने वाली है तो बेटे वापस आके पढ़ लेना, उससे क्या फायदा होगा, अदरवाइज आप फालतू की चीजों को रटते रहेंगे, है ना। तो ऐसे पेपर को इस तरह से देखना है।
इनऑर्गेनिक सारी को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स चुग। तो क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल्स का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सॉल्यूशन में कम होंगे, तो इनकी गरिमा जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या होगी, कम होगी। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट बहुत कम होंगे। क्यों कम होंगे? बिकॉज इनका साइज बड़ा है। साइज बड़ा है तो इनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, कम होगी। अगर आपको याद हो, वैसे भी सबसे अच्छी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इस टाइम मैंने लगा दिया है, कौन सी थी, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिनका मोलर मास बच्चों बड़ा है। कोई पॉइंट ना समझ आए मेरे को रोक लेना, क्योंकि मैं आपको बता दूंगा कि कितना ध्यान करने वाला है। अदरवाइज हो सकता है कि आप किसी के ऊपर इतना ध्यान दे दें कि जिसकी मुझे जरूरत ही ना हो। टिंडल इफेक्ट इधर से देखते हैं। आप एक टॉर्च लाइट लीजिए, ये मेरे पास एक ट्रू सॉल्यूशन है। ट्रू सॉल्यूशन में से आपको लाइट का पाथ विल बी इनविजिबल होएगा। अब जो कोलाइडल पार्टिकल है उनका पार्टिकल साइज बड़ा है, तो अगर लाइट इस एंगल पे टकराएगी तो वो आपकी तरफ स्कैटर हो जाएगी। तो ऐसा करने से आपकी आंखें इस लाइट को, क्योंकि वो आपकी तरफ आ रही है ना, वो देख पाएंगी और हमें लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है। इस इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट, और लाइट के पाथ को जो आपको विजिबल हो रहा है उसको टिंडल कोन बोलते हैं, टाइंडल कोन या टिंडल कोन बोलते हैं। ये आपने बहुत जगह पे देखा होगा। मान लीजिए आप किसी थिएटर में, आजकल तो वो वाली मूवीज नहीं आती हैं, आजकल तो डिजिटल मूवीज आनी शुरू हो गई हैं, बट पहले शायद आपको याद तो होगा ही, क्योंकि आपने देखे होंगे 3-5 साल पहले जो फिल्म होती थी वो पीछे से प्रोजेक्ट होती थी आपके, तो उसके बीच में आपको पक्का लाइट के पार्टिकल्स, लाइट के बीच में डस्ट के पार्टिकल्स डांस करते हुए नजर आते रहे होंगे। दैट इज द टिंडल इफेक्ट। आपके घर में सुबह या शाम के समय अगर सफाई हो रही है तो सूर्य की लाइट तिरछी आ रही है, तो आप उसमें से भी डस्ट पार्टिकल्स को उड़ते देख सकते हैं। दैट इज द टिंडल इफेक्ट। डस्ट पार्टिकल लाइट को दिखाते हैं। ये चीज मैंने इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देखा है। फिजिक्स का, ऑप्टिक्स का फंडामेंटल है, छोटी चीज को देखने के लिए छोटी चीज, छोटी वेवलेंथ, ब्रह्मांड को देखना है बड़ी चीजों को देखने के लिए बड़ी वेवलेंथ। तो टिंडल इफेक्ट is observed only when the diameter of the dp is not much smaller than the wavelength of light used. I hope आप समझ पाएंगे। अगर आपको चुग को देखना है तो आपको जो वेवलेंथ डालनी होगी वो चुग के साइज की डालनी होगी। अगर आप एक्सरे से अनुवंश चुग को देखने की कोशिश करते हैं वो नजर नहीं आएगा, उससे तो उसकी बोन्स नजर आ सकती हैं। तो अगर आपको सूर्य को देखना है तो आपको उसको रेडियो टेलीस्कोप से देखना होगा। हालांकि सूर्य तो चलो हम विजिबल लाइट से भी देख सकते हैं, बट अगर आपको ब्रह्मांड को देखना होगा तो आपको रेडियो वेव्स यूज करनी पड़ती है, क्योंकि बड़ी चीज को देखने के लिए बड़ा आपको वेवलेंथ यूज करनी पड़ती है। The refractive index of phase and medium differ greatly in the magnitude. अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट ही नहीं होगा तो हमारी लाइट तो दोनों को एक ही तरीके से आगे निकल जाएगी। आपकी आंखें कैसे देखती हैं कि यहाँ पे लाल रंग है, यहाँ पे ग्रीन रंग है, यहाँ पे कोई व्हाइट रंग है? बिकॉज उनका मीडियम डिफरेंट है, तो हमारी जो लाइट होती है वो उनमें से अलग अलग प्रकार से ट्रेवल करती है। ये क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है बेटे कि टिंडल इफेक्ट के लिए ये दो कंडीशंस का होना जरूरी होने वाला है। सुनो, कुछ चीजें ऐसी भी होंगी which you should read yourself. Some example of Tyndall effect. How many of you remember the Brownian motion, बच्चों? What is Brownian motion? The zigzag random motion is going to be this. ये होती क्यों है? Because जो dp के पार्टिकल हैं वो अपने आप में और dm के पार्टिकल से टकराते हैं, तो उनकी एवरेज kinetic energy is maintained same which happened in the gaseous state. वो टॉपिक रीडिंग वाले थे, ये वाला टॉपिक अब काफी इंपॉर्टेंट होगा, काफी इंपॉर्टेंट होगा। नोट्स मत बनाइएगा, पढ़िएगा, एनसीईआरटी से भी रीड करिएगा। जो इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में नहीं हुई
वो एक पेपर पे लिख के एनसीईआरटी में लिख दीजिएगा। चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल, लेवी, इससे समझ आ जाएगा, ये पेप्टाइजेशन से रिलेटेड है बेटे। कोलाइडल पार्टिकल्स कैरी एन इलेक्ट्रिकल चार्ज। जो लायोफिलिक है उनके ऊपर चार्ज या तो होता नहीं है या कम होता है, बट जबकि जो लायोफोबिक है उनके ऊपर चार्ज होता ही होता है, सब्सटेंशियल होता है। चार्जेस करते क्या है? द म्यूचुअल फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन सिमिलरली चार्ज पार्टिकल prevents them from aggregating with it and settling under the action of gravity. This gives stability to the soul. A list of common soul with the type of charges is given below. I'm telling you, this is not important. This is extremely important video. We'll be having lots of applications आने वाले समय में अभी भी। तो इधर फोकस करो, पॉजिटिवली चार्ज 100% नॉलेज है और आप बड़ी आसानी से इसको एक्सेप्ट कर जाओ। देखो जो ऑक्साइड्स हैं, किसी भी चीज का ऑक्साइड है वो पॉजिटिवली चार्ज पाया गया है, ये उनका नेचर है। ऑक्साइड्स किसी भी प्रकार का बेटे वो पॉजिटिव है, और जबकि जो सल्फाइड्स हैं बच्चों वो कौन सी हैं? नेगेटिवली चार्ज। ऑक्साइड्स पॉजिटिवली चार्ज पाई गई हैं और सल्फाइड्स नेगेटिवली चार्ज पाई गई। बेसिक डाइज तो गई कि बेसिक डाई केड़े होंगे जिन्हां च NH2 ग्रुप होए, RNH2, तो NH2 मीडियम से H+ एक्सेप्ट कर लेगा, तो कौन सा बना देगा बेटे? द पॉजिटिवली चार्ज सोल बना देगा। आपकी जनरल नॉलेज के लिए मिथिलिन ब्लू एक इंडिकेटर है, मिथिलिन ब्लू एक डाई है। कल को जो मेडिकल फील्ड में जाने वाले हैं वो टिश्यूज को एक्सरेस के नीचे देखेंगे। टिश्यूज ऐसे नजर नहीं आते हैं। हमारी बॉडी में मान लो कोई ऑर्गेनेलीज हैं, वो अलग अलग ऑर्गेनेलीज अलग अलग रंग उठाती हैं क्योंकि उनका स्ट्रक्चर फर्क है, तो हम अलग अलग डाइज देते हैं। हम पेशेंट से टिश्यू लेते हैं, हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, हम उसको कोई डाई में डाल देते हैं। अलग अलग ऑर्गेनेलीज अलग अलग रंग लेती हैं, तो जब हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं हमें वो नजर आता है। सो दीज आर डाइज हैं। आप टिश्यूज में जो पैथोलॉजी में जाएंगे उनके लिए अपने आप ही एग्जिस्टिंग है, ये यूज होगा। प्रोटीन्स इन एसिडिक मीडियम, जैसा कि हीमोग्लोबिन है, एसिडिक मीडियम H+ होगा, प्रोटॉन उठा लेगा। जो हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर है दैट इज गोइंग टू बी चुपचाप पॉजिटिवली चार्ज है, बट शायद आपको बायोलॉजी से याद होगा ब्लड एज अ होल इज नेगेटिव सोल है। याद रखना, ये आपके लिए जनरल नॉलेज है, लीव असाइड एंड नेगेटिवली चार्ज में जो मेटल्स की सोल वो नेगेटिव पाई गई है। जो एसिडिक डाइज हैं जिनके अंदर गए की दीदी RCOH, RSO3H होता है, ये प्रोटॉन को छोड़ के नेगेटिवली चार्ज सोल बनाते हैं, द नेगेटिवली चार्ज सोल। कॉन्गो रेड, राइट, इओसिन, एल्ब्यूमिन, ये आपके हम एग्स में अंडा डालते हैं तो दैट इज एल्ब्यूमिन आता है। सोल्स ऑफ स्टार्च, गम, जेलेटिन, मिट्टी, चारकोल आर नेगेटिवली चार्ज। सर जरा ध्यान से सुन लो, आप सब बेटे बिल्कुल याद मत करना, बट याद रखना कहाँ पे इंफॉर्मेशन पड़ी है। 2-3 बार वापस आओगे, नोबडी कैन बीट यू। अभी थोड़े समय में बता दूंगा, आपको पता होना चाहिए। उसने क्वेश्चन पूछ लिया एंटीमनी सल्फाइड को किस प्रकार से हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि सल्फाइड की सोल नेगेटिवली चार्ज है तो आप वहां से पॉजिटिव आयन को आंसर कर दोगे। क्वेश्चन आने वाले हैं बेटे। लेट्स मूव अहेड। The charge on colloidal particle is due to one or other following reason. Don't copy this thing. Due to presence of acidic or basic group. अब मान लीजिए ग्लाइसिन है, अमाइनो एसिड, अगर HCl में डालोगे तो ये वाला हिस्सा क्या कर लेगा? पॉजिटिव चार्ज उठा लेगा बच्चों, और इसके ऊपर मीडियम क्या आ जाएगा बेटे?
चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अगर वही आप बेस डाल दो तो OH नेगेटिव यहां से प्रोटॉन उखाड़ लेगा, तो अगर प्रोटॉन निकाल लेगा बच्चों तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज। सो हम मीडियम से चार्जेस पैदा कर सकते हैं ड्यू टू सेल्फ डिसोसिएशन। सोप्स को देख लो, राइट, RCOO नेगेटिव Na था, जब डिसोसिएट हुआ था तो मिसल्स वर नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय सोल पार्टिकल। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रो डिस्पर्जन ऑफ मेटल्स, मेटल्स नेगेटिवली चार्ज सोल बनाते हैं, वो ऑटोमेटिकली खा लेते हैं द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। So now this is अनुवंश important है, this is important। अनुवंश क्या माइक में क्या गड़बड़ है बेटे? तो कुछ फिडल कर, कोई ना कोई डिस्टरबेंस है, इम्पीडेंस है उसमें। तो अपना माइक बेशक वो ईयरफोन वाला यूज करके देख, जो हम नॉर्मली गान फोन में नहीं सुनते बेटे, तो उसमें है, उसमें अंदर ना कोई इम्पीडेंस है, वो कोई रेजिस्टेंस लॉस हो रहा है कुछ, तो उससे आती है अनुवंश। वेरी इंपॉर्टेंट, the soul particle acquire positive or negative charge by preferential adsorption of positive or negative ion. The soul particle acquire positive or negative by this. So when two or more ions are present in the medium, the preferential adsorption of the ion usually take place. For example, it is काफी important चीज है बेटे, काफी ज्यादा important चीज है और बहुत आसान भी है। When a silver nitrate solution is added to potassium iodide solution, पहले भी करवाया था, सिल्वर नाइट्रेट प्लस KI का रिएक्शन होना है और आपको सिल्वर आयोडाइड की सोल मिलनी है। दो पॉसिबिलिटी है बेटे, आपने नीचे ले लिया है KI, ऊपर से डाला है सिल्वर नाइट्रेट, तो अरोड़ा AgI जब बनेगा बेटिया, वो अपना कॉमन आयन कौन सा देखेगा? आयोडाइड आयन। तो वो आयोडाइड आयन एब्जॉर्ब करके बेटिया कौन सा बना देगा? नेगेटिव सोल बना देगा, नेगेटिव। वाइस वर्सा बेटा, यहाँ पे नीचे रखते अरोड़ा सिल्वर नाइट्रेट और ऊपर से डियर डाल दे KI, अभी भी AgI बनेगा। और कनौजिया AgI के बनने से अब उसके बगल में कौन सा कॉमन आयन होगा? सिल्वर आयन। So this is going to become the positively charged। उसके नीचे लिखा पोटेशियम आयन रिमेन द डिस्पर्जन मीडियम, प्यूरिफिकेशन से निकाल लेंगे ना, द नाइट्रेट आयन प्यूरिफिकेशन से हम निकाल लेंगे। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ऑल्सो अगर फेरिक क्लोराइड को पानी के अंदर डाल दे तो वो फेरिक आयन को एब्जॉर्ब करके पॉजिटिव सोल बनाता है। अगर फेरिक क्लोराइड को हम बेस में डाल दें, याद रखना बेटे, कुछ मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड सेम होते हैं। Fe2O3 फेरिक हाइड्रोक्साइड इज द सेम थिंग, लिखने का ढंग फर्क हो सकता है बट अदरवाइज कोई फर्क नहीं है। तो अगर मैं इसको NaOH में डालूंगा तो वो अपने पड़ोस में OH नेगेटिव को एक्सेस देखेगा और कौन सी सोल बना देगा बच्चों? द नेगेटिवली चार्ज। अन्य क्या करवा रहा हूं कि कुछ सोल्स के ऊपर चार्ज पाया गया है, सोल्स के ऊपर बेटे चार्ज पाया गया। ये चार्ज आता कैसे? एक आपको प्रेजेंस ऑफ एसिडिक और बेसिक, एक सेल्फ डिसोसिएशन, मेटल्स इलेक्ट्रॉन कैप्चर, और एक आपको हम सिलेक्टिवली एब्जॉर्प्शन कैसे करवा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, ये हम आपको करवा रहे हैं। भूलना मत, the presence of equal and similar charges on colloidal particle is responsible for providing the stability। मान लो आपके पास सोल है, तो अगर इनको मौका मिला तो ये प्रेसिपिटेट कर जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। अगर इनके ऊपर चार्जेस नहीं है तो इनकी टेंडेंसी क्या होगी? एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने की। ऐसा करने से इनका पार्टिकल साइज बन जाएगा और ये क्या कर जाएंगे? प्रेसिपिटेट कर जाएंगे।
यू अंडरस्टैंड। बट अगर हम किसी तरीके से इनके ऊपर कोई भी चार्ज पॉजिटिव सपोज डाल दें, आप नेगेटिव भी डाल सकते थे, इनसे आपस में क्या होगी, द रिपल्शंस होगी। अगर रिपल्शंस होगी सो दे विल कीप सस्पेंडेड इन दैट फॉर्म ओनली। अदरवाइज वर्ड नोट करो, कोगुलेशन, एग्रीगेशन इज गोइंग टू हैपन, दे विल कम टुगेदर। डोंट डू इट। अगर आप ब्लड के अंदर अगर आप सोडियम क्लोराइड डाल देते हैं तो ये चार्जेस खत्म हो जाते हैं और वो इकट्ठे हो जाते हैं, कोगुलेट कर जाते हैं। इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। सोच के नोट्स बनाना, शायद नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Having acquired a positive or negative charge by selective adsorption, right, of the particle as stated above. अभी भी कराया था आपको, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, बट भूलिए मत ये भी बगल में है और ये भी कहीं आसपास है। This layer attracts counter ion from the medium, forming second layer. मान लो आपके पास AgI और इसके ऊपर चार्ज क्या था, नेगेटिव आ गया था। अब ये नेगेटिव आयन है वो उसके ऊपर एक लेयर के रूप में रहेगा गाय की, ठीक। अब भाई साहब ये क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे ऑपोजिट चार्ज। यस सर। पोटेशियम आ गया। अब ये पोटेशियम क्या करता है, ये काउंटर आयन को अट्रैक्ट करता है। ये आपके पास दूसरी लेयर आ गई, बीच में ये लेयर थी, इसके ऊपर चार्ज क्या हुआ है ना, इसके ऊपर तेरे पास चार्ज क्या है, नेगेटिव, और पहले वाले के ऊपर चार्ज क्या था, ओ गलती से कर गया पॉजिटिव। थैंक यू वेरी मच। तो यस सर। ये पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पैदा हो जाएगा। एक अखरोट, उसके ऊपर आपने रबड़ चढ़ा दिया, वो लेट इट बी नेगेटिव चार्ज, उस रबड़ के ऊपर आपने मे बी एक और कपड़ा लपेट दिया, उसके ऊपर ऑपोजिट चार्ज, तो अखरोट अंदर रह गया, सोल देखो उसके ऊपर आपने दो लेयर के अंदर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आ गया। The combination of two layers of opposite charge is called Helmholtz electrical double layer. According to nowadays, the first layer is firmly held. ये जो नेगेटिव है ये firmly held है, चिपका हुआ है, and second layer is mobile, और इसको ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, the diffuse layer. पहले वाले को क्या बोला बेटे, फिक्स्ड लेयर। Fixed layer. Since separation of charge is a seat of potential, the charge of opposite sign on the fixed and diffused result in potential difference. This PD between the fixed layer and diffuse layer is known as electrokinetic potential or zeta potential. Zeta potential. हम ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके पास एक मिनट, ये एरो मेरा गलत आया है, इसको भी ठीक कर देता हूं। सो दिस एरो इज रॉन्ग, ये एरो गलत है, नेगेटिव चार्ज सबसे बाहर था, ये नेगेटिव चार्ज है, ये बीच बीच में ये दिखाया कैसे है, अच्छा नहीं सही था बेटे, सॉरी, ये नेगेटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में, ये जरा डायग्राम अच्छा नहीं बना, दैट इज द जीटा पोटेंशियल है। इधर एक बार दोबारा बना देता हूं ताकि कोई डाउट ना रहे। मान लो ये क्या है बच्चों, द पॉजिटिव है, इसके ऊपर एक और लेयर आएगी, वो कौन सी होगी, द नेगेटिव लेयर होगी। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। ये एक लेयर आ गई, और कंट्रास्ट बनाने के लिए, आंखों के लिए, इसके ऊपर दूसरी लेयर आ गई, और इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज नोन एज बच्चों व्हाट, द, हाँ जी, ये पोटेंशियल डिफरेंस जीटा पोटेंशियल।
जीटा पोटेंशियल। डायग्राम मत बनाइएगा, बस इमेजिन कर लीजिएगा। लेयर्स इस प्रकार से बन गई है, एक नेगेटिव है, उसके ऊपर पॉजिटिव लेयर आ गई है। स्लिपिंग प्लेन जो आसानी से निकल जाएगी, स्टर्न जो आपस में होल्डिंग ये हमारे पास होगा। The potential difference is the difference between the two layers, zeta potential, that I have discussed. ये पढ़ लेना, इकट्ठा किया है और कुछ नहीं किया है। The electrical properties of the colloidal solution, पॉजिटिव और नेगेटिव, हमें कैसे पता लगा कि इनके ऊपर चार्जेस हैं, वो हम आपको बताने वाले हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इंपॉर्टेंट मतलब ये नहीं कि नोट्स बनाने के लिए बोला, इंपॉर्टेंट मतलब रीड करने के लिए। इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो लोग बायोलॉजी के फील्ड में जाने वाले हैं, जो रिसर्च के फील्ड में जाने वाले हो, आप डीएनए आरएनए में इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्सपेरिमेंट यूज करोगे। The presence of charge on the soul particle and its nature, whether positive or negative, can be determined with the help of electrophoresis experiment. In this experiment, the colloidal particle moves towards positive or negative electrode depending upon their charge under the influence of electric field. अभी करा रहा हूँ बेटा, चिंता मत करिए। The phenomena of movement of colloidal particles under an applied electric field is known as the electrophoresis. If the particle accumulate near the negative electrode, the charge on the particle is positive. On the other hand, अगर वो आपके पास पॉजिटिव पे गए तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉड हो सकता है। इट इज अ यू शेप ट्यूब है। मान लो इसमें हमने आर्सेनिक सल्फाइड डाल दिया। अब आपको पता है आर्सेनिक सल्फाइड इज अ नेगेटिवली चार्ज सोल, तो ये बच्चे किसकी तरफ जाएगी? पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगी। तो ये वाला एंड थोड़ा सा क्या हो जाएगा? डार्कर हो जाएगा। और अगर आपने से फेरिक हाइड्रोक्साइड की सोल ले ली, वो पॉजिटिवली चाहती, याद है ना, ऑक्साइड की नॉर्मली पॉजिटिव है, तो वो किस तरफ जाएगी? इस तरफ जाएगी। हमें इलेक्ट्रोफोरेसिस से ये यू शेप ट्यूब में कहां पे वो इकट्ठा होता है, उससे पता लगा कि सोल के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है। What is osmosis बच्चों? It is movement of, हाँ जी, solvent under the influence of electric field. चार्जेस तो होंगे ही होंगे, और एज अ सच सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल होगा। सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा एज अ होल। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन? आपके पास अगर सोल के ऊपर पॉजिटिव है तो मीडियम के ऊपर चूक कौन सा चार्ज है? उल्टा। समझ गया ना? yes, तो चार्जेस दोनों के ऊपर क्या है? उल्टे। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, हम कोलाइडल सॉल्यूशन ले लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, सोल को फिक्स कर दिया। जो मीडियम है डिपेंडिंग अपॉन या पॉजिटिव या नेगेटिव, वो क्या करेगा बेटे? मूव कर देगा। याद रखना, डीपी और डीएम में कौन सी चीज मूव करेगी? दिस कैन मूव इन ऑस्मोसिस। अगर हम पॉजिटिव या नेगेटिव प्लेट लगा देंगे तो डिपेंडिंग अपॉन मीडियम जो है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो मूव करेगा। दोनों में फर्क महसूस करो। इसमें क्या चीज मूव की थी? disperse space, ठीक। और इसमें क्या मूव किया था बेटे? द डीएम इज गोइंग टू मूव। यू अंडरस्टैंड? कुछ नहीं है, बस एक रीड कर लीजिएगा, द डीएम इज गोइंग टू मूव हियर। तो कौन सा आपका सॉल्वेंट मूव करेगा? क्योंकि जो सोल के ऊपर अगर पॉजिटिव होगा तो मीडियम के ऊपर क्या होगा? द नेगेटिव होगा। याद रखना, ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट यूज्ड टू मूव, द फेज इज नॉट गोइंग टू मूव।
important. Anuj, what is peptidization? Sir, formation of colloidal salts from the precipitates by adding suitable electrolyte. Good, very good. Anya, benefit of peptidization. Yes, है अनुज बोल सकता? To prevent coagulation. कोगुलेशन, ये वर्ड बेटे अब आना है ना तो पढ़ा रहा हूं तेरे को. कोगुलेशन और फ्लॉकुलेशन एक ही चीज है, ठीक. ओरिजिन ऑफ चार्ज, डीपी एंड डीएम आपस में रगड़ खाएगा, एक चार्ज हो सकता है. सिलेक्टिव एड्सॉर्प्शन, आपको याद है ना, डिसोसिएशन, ऐसी स्टोरीज हमने आपको की. ओरिजिन ऑफ चार्जेस के बाद हमने चार्जेस के पीछे इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस नाम की आपको वो चीज बताई. आपको कैसे पता लगा चार्ज है? डीपी के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव है, इलेक्ट्रोफोरेसिस बता देगी. अगर मीडियम के ऊपर पॉजिटिव है तो सोल के ऊपर क्या चार्ज होगा? नेगेटिव. ये हमें इलेक्ट्रोऑस्मोसिस से पता लगा. अब आपको पता है कि आपकी सोल के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है. गलती से या जानबूझ के हम उस चार्जेस को अगर खत्म कर देंगे तो वो चार्जेस ही तो स्टेबिलिटी का कारण था, तो उससे वो क्या हो जाएगी? वो सेटल डाउन हो जाएगी. द रिपल्शन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल, गरिमा, डू नॉट अलाउ देम टू सेटल. इफ समहाउ द चार्ज इज रिमूव्ड, जो आपने पेप्टाइजेशन से पैदा किया था या किसी और प्रकार से पैदा किया था, there is nothing to keep the particles apart from each other. In such case, they aggregate, flocculate, coagulate, एक ही word है, settle down due to the gravity. The flocculation and settling down of discharged particle is known as coagulation or precipitation and can be brought in many ways. काफी तरीके से. अभी चलते हैं. The phenomena of precipitation of a colloidal particle by adding excess of electron is known as coagulation or flocculation. आपने अगर किसी को शेव करते देखा है तो शेविंग के बाद, हम आज के दिन में हमारे पास अच्छे डिसइंफेक्टेंट आ गए हैं, बट अदरवाइज एलम का एक बार वो चेहरे पे रगड़ लेते हैं तो जो ब्लड कहीं से कट लग जाता है डॉली, वो उसको कोगुलेट कर देता है, क्योंकि ब्लड इज अ सोल है. तो बहन जरा इसको पढ़ना होगा. Yes, sir. The particles of dispersed phase, that is colloid, bear some charge. When the electrolyte is added, Vidya, the colloidal particle takes up ion carrying opposite charges to the electrolyte. अब तुम्हें याद रखना है, अगर सल्फाइड है तो उसके ऊपर क्या चार्ज होगा? नेगेटिव. अगर ऑक्साइड है तो उसके ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव. अगर मिथिलिन ब्लू है तो उसके ऊपर क्या चार्ज था? ऐसी चीजें तुम्हें वहां पे जाके देखनी है. अभी रटो मत, जरूरत पड़ेगी वापस जाओ. तो एज अ रिजल्ट द चार्जेस गेट न्यूट्रलाइज्ड. अरोड़ा समझा? एंड दिस कॉजेस द अनचार्ज्ड पार्टिकल्स टू कम क्लोजर, गेट कोगुलेटेड और प्रेसिपिटेटेड. फॉर एग्जांपल, अगर बेरियम क्लोराइड इज एडेड टू द एक्टिवली चार्ज आर्सेनिक सल्फाइड, इसमें क्या चार्ज होगा? नेगेटिव. इसमें से पॉजिटिव उस नेगेटिव को खत्म करेगा, और अगर खत्म करेगा तो आपकी सोल क्या करेगी? नीचे बैठ जाएगी. अगर आप ब्लड के अंदर भी अगर आप कोई चीज इलेक्ट्रोलाइट डाल दीजिए, वो नीचे बैठ जाए. सो आप कैसे कर सकते हैं कोगुलेशन? बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. डू यू अंडरस्टैंड? अगर आपके पास नेगेटिव सोल था तो इसके ऊपर क्या चार्ज डाल दीजिए? नेगेटिव आयन. चुप साहब, इसको क्या बोलता है? पढ़ के बता बेटे. फ्लॉकुलेटिंग आयन. जिसने फ्लॉकुलेशन करवाई, समझ आएगा? फिनोमिना क्या है? चार्जेस को खत्म करिए, चार्जेस को खत्म करिए तो वो एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे. सुन गए कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर बेटे, जिसके ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा नहीं, रेदर बहुत ज्यादा है अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन आया.
और हमने देखा कि जेई में वो इन चीजों के ऊपर क्वेश्चन हर साल डाल ही रहा है। चलिए, हार्डी-शूल्स रूल। The coagulation tendency of different electrolyte is different depending upon charge. It depends upon the valency of the acting ion. उसको क्या बोला बेटे? Coagulating ion, flocculating ion, which is the ion carrying charge opposite to the charge on colloidal particle. सिर्फ पहली 3 लाइन क्लियर हैं? सिर्फ पहली 3 लाइन बोला है, ठीक है। According to Hardy-Shul's rule, the greater is the valency of active ion, the greater will be the coagulating power. It is susceptible. आपके पास आर्सेनिक सल्फाइड का नेगेटिव सोल था, तो बेटे अगर मैं एल्युमिनियम 1 मोल डालूं वो ज्यादा कोगुलेट करेगा एज कंपेयर टू बेरियम, एज कंपेयर टू सोडियम। डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Second point, the greater is the valency of oppositely charged, the faster is the coagulation. First point क्या था? The सोल के जो opposite charge particle होंगे वो एक्टिव आयन होंगे या कोगुलेशन करवाएंगे बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास पॉजिटिवली चार्ज सोल है फेरिक हाइड्रोक्साइड की, तो नमन सबसे ज्यादा कोगुलेशन कौन करवाएगा? द -4, फिर -3, -2 और सबसे कम कौन करवाएगा? द -1। डू यू अंडरस्टैंड? अगर आपको लगा आपको एनसीईआरटी से पढ़ने के बाद भी ये समझ नहीं आया तो इसको कॉपी कर लेना, हार्डी-शूल्स रूल। अगर आ गया तो बिल्कुल कॉपी मत करना, आपको इसके क्वेश्चन मिलते हैं। इंपॉर्टेंट चल रहा है बेटे, फ्लॉकुलेशन पेप्टाइजेशन से रिलेटेड हर चीज इंपॉर्टेंट। द कोगुलेटिंग वैल्यू, कोगुलेटिंग वैल्यू किसकी होगी भैया? हाँ भाई, कोगुलेटिंग वैल्यू किसकी होगी बच्चों? Sol. एक्टिव आयन की। यू राइट, इलेक्ट्रोलाइट जो आपने बाहर से डाला है। समझ आ गया? अनुवंश, कोगुलेटिंग वैल्यू बेटे जो तू बाहर से डालेगा ना उसकी होगी। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ब्लड के लिए सबसे ज्यादा खतरा किससे है। मान ऐसे कर, इट इज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स required to coagulate 1 liter of Sol solution in 2 hours. टाइम भी तो सेट करेंगे ना हम। आपसे सिर्फ ये नहीं देखेंगे तुम में से किसको ज्यादा आता है, हम ये भी देखेंगे किसको कितना ज्यादा आता है, कम समय में वो ज्यादा बता पाएगा। यू अंडरस्टैंड? फॉर एग्जाम्पल, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, आर्सेनिक सल्फाइड सोल आपको याद रखना है नेगेटिवली चार्ज सोल है। समझ गए जी? तो अगर ये नेगेटिव है तो सोडियम क्लोराइड में से एक्टिव आयन कौन सा होगा बेटे? सोडियम। मैग्नीशियम में से +2, जिंक में से +2, एल्यूमिनियम में से +3। तो इनकी कितनी हैसियत है, कितनी पावर है फ्लॉकुलेशन करवाने की, वो हमने यहां से निकाला। इसकी फ्लॉकुलेशन वैल्यू 51 है। इसका मतलब क्या है चुप? इसके 51 मिलीमोल्स चाहिए बेटे, 51 मिलीमोल्स चाहिए 1 लीटर आर्सेनिक सल्फाइड की सोल को कोगुलेट कराने में। कितने घंटों में? 2 आवर्स। अब देख, सोडियम की जगह पे गए कि +2 आ गया, तो देख फ्लॉकुलेशन वैल्यू बेटिया कम हो गई। इसका मतलब मैग्नीशियम के सिर्फ 0.72 मिलीमोल्स 1 लीटर सोल को कोगुलेट कराने का। समझ आया बेटे? द फ्लॉकुलेशन वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेटिंग पावर। ओ भाई लोग, एल्युमिनियम की फ्लॉकुलेशन वैल्यू सबसे कम है, बट उसकी भाई साहब द कोगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा है। Yes, समझा? sir. जितना कम चाहिए होगा उतना ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, एंड दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैलेंसी। एल्युमिनियम की Valency. वैलेंसी क्या है? ज्यादा है, तो एल्युमिनियम की वैलेंसी ज्यादा है तो बेटे उसकी फ्लॉकुलेशन वैल्यू क्या होगी? कम होगी। Yes, sir. स्ट्रे डॉग हम सैर करने जाते हैं,
तो वो पकड़ लिया, वो अपने आप ही आ गया कहीं से चलता फिरता ना। अब वो भाई साहब ने हमारे घर में ना, उसको लगा जैसे यही मेरा घर है, तो उसने ऐसा बना लिया अपने घर को कि वो किसी को घुसना ही नहीं देता। यहाँ पे कोई कोरियर वाला आता है, कोई फूड की डिलीवरी करने वाला आता है, कोई आता है, वो आराम से उसने अपनी वो मलकियत बना के बैठा हुआ है। तो मेरे आसपास कैमरे है ना, तो मुझे दिख रहा है कि वो बाहर से किसी को भगा रहा है, कोई बंदा आया कुछ कुरियर करने के लिए, उसको आने नहीं देता। चल बेटिया, सर हम भी इधर कल परसों पोमेरियन लेके आए हैं। मेरे बड़ा सुंदर सा होता है, उसका जो बचपन होता है वो तो बहुत ही प्यारा होता है ना। यस सर, छोटा है सर, अभी तो 4 मंथ्स का है। और वो बिल्कुल रुई का गोला बन जाता है, सफेद। यस सर, पूरा वाइट प्योर। वो बड़ा प्यारा, बहुत प्यारा। चल समझ गया बेटे, चलूं आगे। यस सर। गुड़िया, फेरिक हाइड्रोक्साइड के ऊपर क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। यस सर। अन्वंश से याद रखा, ऑक्साइड बनते तो पॉजिटिव। जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है दैट इज इक्विवेलेंट टू ऑक्साइड है बेटे। अब समझ पाओगे, क्लोराइड 103 मिलीमोल्स चाहिए, सल्फेट 0.21 चाहिए, और हेक्सासायनोफेरेट बेटे 0.096 चाहिए। दैट इज द क्या चीज है? द कोगुलेटिंग वैल्यू है बेटे। दैट इज, आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं, यू रीड इट, हमने आपको ये करवा दिया है। चलो शेर खान, कर क्या रहा है? कोगुलेशन कैसे करवाई जा सकती है? पहला क्या सिखाया गया कि तेरे को, आप By अगर adding ऑप्टिकल चार्ज आयन डाल दे बेटा। गुड बेटा। अनदर मेथड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में गए कि क्या कर रहा था नमन, अगर यहाँ पे तेरे पास नेगेटिवली चार्ज सोल है, अगर इलेक्ट्रोफोरेसिस ज्यादा देर के लिए करवा दी तो सारे के सारे नेगेटिव आयन इस तरफ आके अपना चार्ज छोड़ नहीं जाएंगे, यस सर। कोगुलेट हो गया। बाय मिक्सिंग टू ऑपोजिटली चार्ज सोल, द म्यूचुअल कोगुलेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या करेगा, चार्जेस को खत्म कर जाएगा, नीचे बैठ जाएंगे। ये बड़ी यस सर। मजेदार चीज है। जब गंगा की तरफ से बंगाल की बात कर रहा हूँ, पानी नीचे आ रहा है, राइट, तो मिट्टी इज अ नेगेटिवली चार्ज सोल। उसने पता नहीं कितने महीने पहले या कितने दिनों पहले ऊपर कहीं हिमालय से उसने अपनी जर्नी शुरू की थी। वो पानी जो है मिट्टी से रगड़ता हुआ, मिट्टी को डिसॉल्व करके इतने सारी जगह से नीचे लेके आ रहा है। जब वो सी में आया तो सामने से उसको पानी मिल गया, जिसके अंदर सोडियम, पोटेशियम, सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। तो ये जो मिट्टी है ये कोगुलेट कर गई और इससे एक डेल्टा फॉर्मेशन जन्म लिया। पूरी की पूरी जो बंगाल और उससे आगे बांग्लादेश है, डेल्टा फॉर्मेशन है, वो इसी का कोगुलेशन का जो एक एग्जांपल है बेटे, राइट। Yes sir. चौथा इज बाय बॉइलिंग, the sulfur and sulfur halide dispersed in air get coagulated when boiled। क्योंकि जब वो आपस में टकराएंगे, उनके ऊपर जो प्रोटेक्शन की लेयर है वो उतर जाएगी। तो ये काम अपनी किचन में रोज देखते होगे। हमारा जो मिल्क है दैट इज आल्सो सोल है, अभी पढ़ाता हूँ उसको, इमल्शंस बोलते हैं। इमल्शंस आर कोलाइडल स्टेट, लिक्विड इन लिक्विड को बोलते हैं। अब मिल्क के ऊपर हमने एक कैसन नाम का प्रोटीन डाला हुआ है जो कि मिल्क को स्टेबलाइज करता है। जब आप मिल्क को बॉयल करते हैं, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, मिल्क जो एजिटेट होता है, जो ऑयल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर है, जो प्रोटीन्स के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर है, वो उतर जाती है। और जो हमारा ऑयल, जिसको तुम फैट या घी बोलते हो, वो डेंसिटी कम होने की वजह से ऊपर आता है। और जब वो ऊपर आता है तो अपने ऊपर सॉलिड नॉट फैट, राइट, उनको बाहर ले आता है और वो आपको मलाई के रूप में ऊपर नजर आता है। दैट इज नथिंग बट कोगुलेशन है। वो बात दूसरी, आप इसको कोगुलेशन नहीं देखते कि आपके मन में कोगुलेशन का मतलब नीचे बैठना है। तो एक तरह से पानी नीचे बैठ गया, ऑयल ऊपर आ गया। That is also happened. That is also you have seen. Persistent dialysis, अगर आप डायलिसिस ज्यादा समय के लिए करा देंगे बेटे, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जो सोल के ऊपर चार्ज है वो खत्म हो जाएंगे।
अगर किसी पेशेंट की डॉक्टर डायलिसिस कर रहे हैं तो डॉक्टर जितनी देर पेशेंट वहां पे रहेगा उसकी चेयर वहीं रहेगी, सो दैट अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर आपको फटाफट खड़ा कर सकता है। देखो, कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल। लायोफिलिक सोल काफी स्टेबल होते हैं क्योंकि वो तो सॉल्वेंट डीपी और डीएम के बीच में बड़ी अच्छी दोस्ती होती है बेटे। When these two factors are removed, the lyophilic soul can be coagulated. This can be done by electrolyte. Don't try it. अगर माँ आपको जिम्मेवारी दे तो आप अपने दूध के गिलास के अंदर उसमें नींबू डाल दीजिए, आप उसमें HCl डाल दीजिए, आप उसमें नमक डाल दीजिए, आप देखेंगे वो प्रेसिपिटेट करना शुरू हो जाएगा, कोगुलेट करना शुरू हो जाएगा। By adding suitable solvent, आप गोंद के अंदर, गम के अंदर अगर आप अल्कोहल डाल लें, अल्कोहल उसको डिहाइड्रेट कर देगा। जब डिहाइड्रेट कर देगा तो हमारे पास कोआगुलेशन होनी शुरू हो जाएगी बच्चों। सो जहां पे फोबिक को कोआगुलेट करना आसान है, फिलिक को कोआगुलेट करना कंपैरेटिवली आपके पास थोड़ा मुश्किल है। चुक साहब, ये क्वेश्चन गए कि तुम्हें होमवर्क दिया जा रहा है। फ्लॉकुलेशन वैल्यू वही करना है, 1 लीटर को कितने मिलीमोल्स चाहिए बेटे। बट इस फ्लॉकुलेशन वैल्यू 1 मोल को कितने मिलीमोल्स चाहिए आपको कोगुलेट करने के लिए, दैट इज द फ्लॉकुलेशन वैल्यू। आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क बिकॉज ऑफ इजी नेचर क्वेश्चन का बच्चों। करूंगे, कर लोगे, करना चाहोगे पहले खुद? यस हाँ करेगा। सब पहले खुद कर लेंगे। अनुवंश बोलो, अगर चाहते हो तो मैं कर Yes, सकता हूँ बेटा। सर करने हाँ मुझे लगता है कर लेगा, तो इस करके ध्यान नहीं दिया बेटा। सर एक डाउट था। दो पूछ गए। तो जो हमने करा था कि पेप्टाइजेशन में भी हम इलेक्ट्रोलाइट डालते थे, उसकी वजह से सॉल्ट बन जाते थे। तो फिर हम ऊंचा, एक मिनट मैं रिपीट करता हूँ। हमने पेप्टाइजेशन में जो फ्लैट डाला था उससे सोल स्टेबल हो गए थे। हाँ बेटे आगे बोल। सर उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स उसकी स्टेबिलिटी बढ़ा रहे थे, जैसे हमने इसमें करा कि कोगुलेशन करेंगे तो उसमें भी हमने इलेक्ट्रोलाइट्स डाले। ये देख, थोड़ा सा सोच में थोड़ा सा इसको रिवीजन कर लेते हैं। ये तेरे पास सोल का पार्टिकल है बेटे, ठीक। अब इसके ऊपर तुमने क्या कर दिए, चार्जेस डाल दिए। कुछ हद तक चार्जेस चाहिए। ये सिचुएशन ए है, ये क्या कर जाएगी, प्रेसिपिटेट कर जाएगी। ये सिचुएशन बी है, ये कौन सी स्टेट में रहेगी, सस्पेंडेड। अब ये सिचुएशन सी है बेटे। अब ये पॉजिटिव चार्ज जरूरी है ना, अगर मैंने इन पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर दिया तो भी तो मेरी सोल क्या कर जाएगी बेटे, प्रेसिपिटेट। समझ आ गया। कुछ हद तक चार्जेस होना हमारी मदद के लिए जरूरी है बेटे। इज इट क्लियर? यस सर। कुछ हद तक। अब देखो चुग, दोबारा देखो तो यस चुग। अब बेटे तेरे पास ये दूसरी सिचुएशन आ गई। अब अगर मैं इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर डाल दूं तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी चार्जेस हैं वो बच जाएंगे। अगर वो बच जाएंगे मेरे दोस्त तो हमारे पास स्टेबिलिटी क्या करेगी, बढ़ जाएगी। और ये काम हम जो करते हैं प्रोटेक्टिव लेयर का, वो हम लायोफिलिक को लाइट्स चढ़ा देते हैं। स्पेल गड़बड़ हो गए, किसके ऊपर बेटे, लायोफोबिक को लाइट के अंदर। स्पेलिंग देख लेना। फॉर एग्जाम्पल आपने घर में जो सूप बनाया होगा, अगर आपने उसमें प्रोटेक्टिव कोलाइड नहीं डाले तो उसका बेचारे का तेल ऊपर तैरता है और पानी अलग तैरता है। यही सूप जो तुम मार्केट में जाके पीते हो, रेस्टोरेंट होटल में जाके पीते हो, उसमें ऐसा नहीं होता, बिकॉज उसमें वो ऑयल को पानी में मिक्स करने के लिए कोई एक प्रोटेक्टिव लेयर डाल देते हैं, जिसको हम स्टार्च बोलते हैं, जिसको हम एग बोलते हैं, काफी सारी चीजें हो सकती हैं। अब हम आपको बेटे
प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स की तरफ लेके जा रहे हैं। The lyophobic colloids such as gold, silver can be easily precipitated by addition of electrolytes. अभी पीछे आपको कराया. Now these can be prevented from accidental coagulation by addition of some stable lyophilic colloid like gelatin, albumin, etc. This is because when a philic sol is added to phobic sol, the philic particles form a layer around the phobic and thus protect them from electrolyte. मतलब हमने एक चादर ले ली है. For example, if a small amount of gelatin is added to gold sol, it is not readily precipitated by addition of sodium chloride. The process of protecting the lyophobic colloid from precipitation by the electrolyte due to the previous addition of some lyophobic colloid is known as the protection. The colloid which is added to prevent coagulation is known as the protecting colloid. The protecting colloid is expressed in terms of power को gold number बोलते हैं. क्या आपको समझ आया? सोल को प्रोटेक्ट करने के लिए बच्चों आप उसके ऊपर क्या चीज चढ़ाने वाले हो? द लायोफिलिक कोलाइड. लायोफिलिक कोलाइड की प्रोटेक्टिंग पावर को हम क्या बोलते हैं? द गोल्ड नंबर. और गम, जेलेटिन एक्सेट्रा आर द प्रोटेक्टिव कोलाइड. प्रोटेक्टिव कोलाइड करते क्या है? वो इन दोनों को नजदीक आने से रोकते हैं, हमारी मदद करते हैं. बच्चों इंपॉर्टेंट, gold number is the term used for the assigning the protective power to the lyophilic sol. Very important ये वाला point. Gold number is the minimum amount of it in milligram which prevents the coagulation of 10 ml of gold sol against 1 ml of 10% NaCl solution. देख गए कि यहाँ पे गुड़िया आपको फिक्स किया गया कि पेपर ऐसे ही होगा. तो आपको 10 ml ऑफ कौन सा ले लिया? गोल्ड सोल ले लिया. तीनों में 10 ml ही लेना. अब इसमें अगर हम 1 ml ऑफ 10% NaCl डालेंगे तीनों में, तो ये क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट. हमें कोगुलेशन कैसे पता लगेगी? जो गोल्ड का सोल का रंग आपके पास रेड था वो ब्लू में चेंज हो जाएगा, तो हमें पता लग जाएगा. अब हमें इस प्रोसेस को बचाना है. मान लो मेरे पास ए प्रोटेक्टिव कोलाइड, यहां पे मैंने उसका 3 मिलीग्राम डाला तो प्रोटेक्शन नहीं हुई, मतलब ब्लू कलर आ गया. यहां पे मैंने उसका 3.5 मिलीग्राम डाला तो प्रोटेक्शन नहीं हुई, और जैसे ही मैंने 3.6 मिलीग्राम डाला प्रोटेक्शन हो गई. तो इस प्रोटेक्टिव कोलाइड का गोल्ड नंबर कितना हो गया बेटे? 3.6. डू यू अंडरस्टैंड? ऊपर ब्लैक वाली चीज पढ़ लो. इट इज द अमाउंट ऑफ protective colloid in milligram to prevent coagulation of 10 ml of gold sol. Do you understand? आगे जा सकता हूँ बच्चों? So, हाँ, higher the gold number, the lesser is the protective power. चुक साहब इस टेबल में से देखो सबसे कम किस क्वांटिटी की जरूरत पड़ी? जेलेटिन की कि पोटैटो स्टार्च की? gelatin. तो which is the best protective colloid इस टेबल में से? Gelatin. और इसमें से सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी जरूरत पड़ी दोस्त? Potato starch. Which is worst? हाँ बेटे अब तुम पूछो, कुछ पूछने वाले थे. सर इसमें जैसे हमने गोल्ड नंबर में करा, जैसे 3.6 ग्राम जैसे हमने एग्जांपल दिया मिलीग्राम, तो 3.5 मिलीग्राम पे जो पूरा कलर रेड से ब्लू चेंज हो जाएगा.
मेरे को तो पता नहीं किस कारण से आपकी आवाज कोई क्लैरिटी से नहीं आती थी, जैसे बबल गम खा के बोलता है ना मेरे दोस्त, ऊंचा बोल, साफ बोल। सर जैसे 3.6 मिलीग्राम पे तो सर जो कलर चेंज होगा वो हमें रेड से रेड ही रहेगा सर। हाँ, वो रेड से ब्लू बेटे नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेड से ब्लू हो जाएगा। हमें पता कैसे लगा कि प्रोटेक्शन होगी, कलर रेड ही रहेगा। और बताओ, यही प्रॉब्लम थी कि कुछ और भी पूछना है? सर जैसे 3.6 मिलीग्राम से थोड़ा सा कम होगी कंसेंट्रेशन, तो रेड से ब्लू हो जाएगा। हाँ ऑब्वियसली बेटे, वो तो हिट एंड ट्रायल है। मैंने आपको 3.5 है, मैं 3.51 करूंगा, 52 करूंगा, फाइन ट्यून करूंगा ना। जैसे अब 3.5 से हो सकता है 3.52 भी हो, ये तो सिंबॉलिकल था ना बेटे। आप पहले एक बार चीज देख लेते हो, फिर उसको फाइन ट्यून करते हो, तो फाइन ट्यून का मतलब थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी। जैसे आपका तो मौका ही नहीं मिला एक्सपेरिमेंट करने में, टाइट्रेशन में हम ऊपर से डालते हैं, पहले डालते रहते हैं, हमने देखा 50 ml पे कलर चेंज हो गया, फिर हम 49 के ऊपर आके 49.1, 49.2 ऐसा करना शुरू हो जाते हैं। फाइन ट्यून करना पड़ता है, यस सर। पहले बड़ा आता है और फिर मेरे दोस्त छोटा आता है। चल सकता है बच्चे? यस सर। चुक साहब, ये आपको होमवर्क दिया जाता है, ठीक? कोगुलेशन ऑफ 10 ml ऑफ दिस, तो गोल्ड नंबर आपके पास कैसे आएगा? चलिए, ये ऑब्जेक्टिव है तो दोस्तों ये हम करते हैं। वो थ्योरी था ना, तो आपको नहीं कराया है। कोई टेस्ट नहीं है अरोड़ा, कोशिश करो बस। पेज नंबर 89, एक बार रुकना, अभी वापस आ रहा हूं। 25। ये ब्लैक वाला पढ़ लो। गोल्ड नंबर इज मिलीग्राम में कितना डलेगा 10 ml ऑफ गोल्ड सोल में, ठीक है जी? चल कनौजिया, सर 25। बिल्कुल सही बेटा, क्योंकि वो 0.25 ग्राम था, है ना? तो 1 ग्राम के अंदर, चुक साहब चेक कर लेना, 100 मिलीग्राम होते हैं। तो चेक करना, ये 25 ही आया बच्चे? सर 250 Yes. मिलीग्राम 100 ml। ये 100 ml में डाला था, 250 आ गया। तो 100 ml में कितना था चुप? सर 250। 10 ml में कितना चाहिए था? 25। 25. एक बार क्वेश्चन पढ़ लो कि अन्य इस चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा मुश्किल ऐसे क्वेश्चन दे सकता है बस वो। 1 ml टू 100 ml ऑफ गोल्ड से, तो 100 ml में कितनी की जरूरत पड़ी अन्य? 250 की। तो बेटे 10 ml में कितनी जरूरत पड़नी है? दैट इज गोइंग टू बी द केस। डू यू अंडरस्टैंड बेटिया? Yes. दैट्स द केस। चलो, नो टेस्ट, प्लीज ट्राई टू थिंक। सर ये ऑप्शन। चल चुप, सॉल्व करते हैं। Very dilute solution of K is added to silver nitrate. तो यहाँ पे क्या रखा है? सिल्वर नाइट्रेट। When an excess and a very dilute solution of Ki is added to very dilute solution of silver nitrate. प्लीज हम वेरीफाई कर रहे हैं, ये हुआ। तो तुम्हें क्या मिला? सिल्वर AgI। Silver. Yes. किसका एक्सेस में डाला? Ki का, ठीक है जी? वो मैं समझ गया कि आपको जो समझाया गया था उसमें सिल्वर नाइट्रेट नीचे था। अब सिल्वर नाइट्रेट की जगह पे Ki एक्सेस था,
तो बेटे एक्सेस का मतलब किसको ऑब्जर्व करेगा चुग? आयोडाइड है। ठीक है जी। अब आयोडाइड आयन को ऑब्जॉर्व कर लेगा तो उसके काउंटर आयन्स एक्सेस KI डाला ना, तो कौन सा होगा? पोटेशियम। तो आंसर क्या होगा बेटे? फिर डी ऑप्शन। एक है डॉक्टर, फिर डी ऑप्शन डॉक्टर। अगर एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट डालता, अगर इफ एक्सेस ऑफ अन्य सिल्वर नाइट्रेट डालता बेटे, तो AgI तो तब भी मिलना था, तो उसके ऊपर सिल्वर आयन फिक्स लेयर होती और उसके ऊपर नाइट्रेट आयन की बेटे क्या होती? डिफ्यूज लेयर होती। कोई ऑप्शन ही नहीं दी है। ठीक है, इसको लेकर काट रहा हूं सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। तो बेटे अगली बारी मेरे भाई एक्सेस का ध्यान कर लेना, समझ गया? एक्सेस, गुड सन। तो आज आपको इसकी असाइनमेंट भी मिल जाएंगी, कोशिश करो। फिर रिवर्सिबल। ये मल्टीपल ऑप्शंस में आना चाहिए वंश। फिर A, C and D। क्लियर नहीं है? ACD, ठीक है। और एक बार B भी चेक करना, कल परसों तेरे को करवाया था। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मेरे आंसर तो ये मल्टीपल ऑप्शन में है, ACD हो सकता है। ही इज नॉट क्लियर। सेल्फ स्टेबलाइजिंग क्लियर है, बट दीज आर डेफिनेटली लायोफिलिक का रिवर्सिबल सोल्स है। ठीक है, श्योर। ये शायद आपको मैंने पिछली बार ही करवा दिया था, है ना? ये देखो, अन्य जवाब दे बेटे। फिर एल्यूमिनियम सल्फाइड, C ऑप्शन। वेरी गुड। So that is going to be the C option. ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर दो। नहीं आता तो क्या हो गया? कोई आपकी चेकिंग थोड़ा हो रही है। डिस्कशन में पार्टिसिपेट करो नमन। सर सी। फिर रिवर्सिबल। ना, इट्स अ फिजिक्स ऑप्शन। इट्स अ फिजिक्स ऑप्शन। अगर ये केमिस ऑप्शन होता तो ऐसा होता। देखने से ही पता लग रहा है एड्सॉर्प्शन है, तो एड्सॉर्प्शन के में डिक्रीज इन एंथैल्पी, तो भी तो आपके पास हो सकता था। अगर एक ही था, द एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, फिजिक्स ऑप्शन, तो ये गाय की तेरे पास गलत था। यस सर। एड्सॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल, ये भी गलत था बेटिया। तो आंसर कौन सा हुआ डॉली तेरे पास? फिर B ऑप्शन बॉम्बे। ठीक है जी। इमल्शंस, अब आप चैप्टर में से बाहर आ चुके हो, बस रीड करना है। Emulsions are the colloidal solution in which दोनों DP and DM are going to be liquids. DP and DM are going to be liquids. Example, हमारा blood, the milk is an example of emulsion. Blood ज्यादा अच्छा नहीं होगा क्योंकि blood के अंदर RBCs वगैरह भी होते हैं। Milk is a naturally occurring emulsion जिसमें फैट और वाटर का है। Emulsions are normally going to be unstable and we need an emulsifier or emulsifying agent. एक जनरल नॉलेज की चीज अभी आने वाली है, जो लोग नकली दूध बनाते हैं वो उसके अंदर फैट तो डालते ही डालते हैं, वो उसके अंदर सोप डालते हैं, बिकॉज सोप इसको स्टेबलाइज करता है। जो मिल्क के अंदर ऑयल है, अगर आप इसमें सोप डालें तो ये
जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो सोप के उसको जाके पकड़ लेते हैं और ये इमल्सिफाइंग एजेंट बनता है क्योंकि इसके बाहर क्या चीज है, वाटर है। दिस इज द रोल ऑफ फैट्स के अंदर सोप्स का। अभी अगले पेज पे भी पढ़ा रहा हूं, गायकी ध्यान से सुन। जो इमल्शंस होती हैं आप ट्राई कर लीजिएगा, आप ऑयल Yes, को sir. पानी, वो स्टेबल नहीं होगा, ऑयल अलग होगा और पानी अलग होगा, मतलब वो प्रेसिपिटेट कर जाएगा। इमल्सिफायर क्या करता है, वो स्टेबलाइज करता है इमल्शंस को। The main function of emulsifier is to reduce the interfacial tension between the two liquid forming the emulsion. Emulsifiers are generally long chain molecules having polar group. For example, अभी भी जो आपको सिखाया, अगर आपने सिंपली ऑयल को पानी में डाल दिया तो जो ऑयल होगा उसकी डेंसिटी कम होगी, वो ऊपर तैरेगा और जो पानी है वो नीचे तैरेगा। अगर आप उसमें बेटे सोप डाल देंगे तो सोप ने क्या करना है, ऑयल की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स और पानी के बीच में एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देनी और उस प्रोटेक्टिव लेयर से बहना आपके पास क्या होगा, ये डिस्पर्स्ड हो जाएगा। केसिन, a milk protein, act as an emulsifying agent in milk. ये फैट के मॉलिक्यूल्स के आसपास एक लेयर बना देता है और उसको डिस्पर्स करता है। ये चीज आप केक बनाते हुए भी देखते हो, आप सूप्स बनाते हुए भी देखते हो। आपका जो ऑयल है वो पानी के अंदर कैसे घुल जाएगा, तो आप एक एल्ब्यूमिन नाम का एग प्रोटीन जब लेते हो वो इनको स्टेबलाइज करने में मदद करता है। इमल्शंस ब्रॉडली दो प्रकार की पाई गई हैं, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। ऑयल इन वाटर का मतलब, अनुवंश कुमार, ऑयल कम और वाटर ज्यादा। वाटर क्या है बेटे, डिस्पर्जन मीडियम, और वाटर इन ऑयल, ऑयल क्या है दोस्त, dispersion medium. डिस्पर्जन मीडियम। अब आपको चेक करना है कि ऑयल इन वाटर है या वाटर इन ऑयल है। सिंपली एक बिल्कुल इजी मेथड, हल्दी हमारे घर में पाई जाती है। हल्दी इज एन ऑयल सॉल्युबल डाई। आप तभी तो तड़का बनाते हुए आप ऑयल के अंदर हल्दी डालते हो, आप पानी के अंदर क्यों नहीं डालते। इवन जो पिसी So हुई dissolved नहीं होती। जो पिसी हुई मिर्च है बहना, वो भी ऑयल सॉल्युबल डाई है, पिसी हुई मिर्च पाउडर की। आपने तभी तो गए कि जो तो स्वास्थ्य सब्जियां खाती है, घी के अंदर हल्दी डाल के और घी के अंदर मिर्च डाल के अपनी सब्जी के ऊपर आप डालते हैं तो उससे उसका खूबसूरत सा लाल रंग आ जाता है। तो आप हल्दी डाल दीजिए। अब हल्दी किसके अंदर सॉल्युबल होगी, गएगी ऑयल के अंदर। Yes, अगर sir. ऑयल वाटर हुआ तो अगर आप मान लीजिए इस पानी के अंदर मैंने ऑयल डाल दिया, ठीक, थोड़ा सा 4-5 बूंदे डालिएगा, इसमें थोड़ा सा निरमा डाल दीजिएगा, सर्फ डाल दीजिएगा, तो वो उसमें ऑयल्स को, ड्रॉपलेट को पानी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब आप इसमें 2-4 आप कहते हैं मॉलिक्यूल्स या बिल्कुल पिंच हल्दी डाल दीजिएगा, इसको हिलाइएगा, आप देखेंगे आपके गिलास के अंदर कहीं कहीं पे येलो ड्रॉपलेट्स चलनी शुरू हो जाएंगी। वो येलो ड्रॉपलेट क्यों, क्योंकि हल्दी इसके अंदर आ गई। अगर इसमें हल्दी डाला तो गायकी अरोड़ा पूरे का पूरा बैकग्राउंड बेटा तेरा क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। दैट इज गोइंग टू बी टेस्ट। ऑयल इन वाटर, ऑयल कम, ये हम आजकल गर्मियों के दिनों में वैनिशिंग क्रीम लगाते हैं। ऑयल इन वाटर गर्मियों में वैनिशिंग क्रीम, सर्दियों में वाटर इन ऑयल, ऑयल ज्यादा चाहिए, सो दैट इज गोइंग टू बी द कोल्ड क्रीम। एक बड़ी इंपॉर्टेंट दवाई शायद आपने सुनी होगी, द कॉड लिवर ऑयल, दैट इज गोइंग टू बी वाटर कम है और ऑयल ज्यादा हमने पाए। सुनो ये रीडिंग वाले टॉपिक हैं बेटे, ये मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं।
एप्लीकेशंस ऑफ इमल्शंस, मिल्क हो गया, क्रीम्स हो गई, कोल्ड क्रीम्स हो गई, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इमल्शन एंड डीमल्सिफिकेशन, ये हम थोड़ा सा रीड कर रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिंग, जो ब्रेकिंग डाउन ऑफ इमल्शन बैक इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट लिक्विड्स, बड़े तरीके से किया जा सकता है। बॉइलिंग अभी अभी करवाया, दूध को बॉईल करवा दो, जो ऑयल के आसपास कैसिन की एक प्रोटेक्टिव लेयर है, वो मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे, जब टकराएंगे तो उनकी प्रोटेक्टिव लेयर उतर चल जाएगी। बॉइलिंग में ऑयल, फैट, घी ऊपर आ जाता है, पानी नीचे चल जाता है। आपके घर में अगर आपने कल या आज कोई मार्केट से सब्जी मंगवाई थी, क्योंकि घर में हम नॉर्मली ऑयल नहीं डालते हैं तो इस करके मैं घर वाली सब्जी की बात नहीं कर रहा हूं, आप उसको खाए, आपने उसको उठा के फ्रिज में रख दिया। अब आप सुबह उठेंगे तो आप देखेंगे जो ऑयल है वो ऊपर तैर रहा है और पानी नीचे रह गया। ये बड़ी बार देखा होगा, अपने खाने में देसी घी डाल के देख लो, ऑयल ऊपर आ जाएगा। दैट इज नथिंग बट बेटे डीमल्सिफिकेशन। ये गाय की बड़ा करती है, अन्या को भी बहुत पसंद है। अन्या घर में मक्खन निकालती है मलाई से, तो मलाई के अंदर ऑयल कम है और पानी ज्यादा है, तो आप उसको हिलाते हैं, आप उसको एजिटेट करते हैं। बेशक मशीन से करो या मैनुअली करो, तो उससे बेटे वो जो ऑयल के ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो उतर जाती है, वो फैट के रूप में अलग आ जाता है, जिसको हम मक्खन बटर बोलते हैं, और पानी जिसको हम लस्सी बोलते हैं वो सेपरेट हो जाता है। समझ सकते हो? Yes, sir. जो हमारे घरों में दूध आता है, आप वेरका या मदर डेयरी की बात करें, वीटा की बात करें, तो इसमें से वो कंपनीज क्या करती हैं, वो बता के करती हैं लो फैट मिल्क या हाई फैट मिल्क तो आपने लेना है। मिल्क आएगा, मिल्क में एक मिक्सर जैसी चीज होगी, वो उसमें घूमती रहेगी, जो वो घूमती रहेगी, जो फैट क्रीम होगा वो ऊपर आ जाएगी, उसको वो अलग करके उसमें से फैट निकाल के बेच देंगे, और आपके घर में लो फैट दूध अगर आप पसंद करते हैं तो वो आप ले सकते हैं। जेल्स, इमल्शंस, जेल्स, याद है, सोल्स आर नॉट सॉलिड, सोल्स Are not आर solid. नॉट सॉलिड, सो Gels are जेल्स आर solid. Like सॉलिड। अनुवंश इसको एक बार रीड करेगा बेटा, ठीक है जी, इसको एक बार रीड करेगा, दैट्स इट, आपको चैप्टर में से बाहर आ रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल सिस्टम, मेडिसिन, आपकी ज्यादातर आजकल मेडिसिन हमने ये पा लिया है कि वो हम अब्जॉर्ब ही कोलाइडल सिस्टम में कर रहे हैं। आपको अगर जो लोग मेडिकल पढ़ते हैं, अगर आप कैल्शियम खाते हैं, नॉर्मली कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम सिट्रेट हम खाते हैं, तो वो हमारी बॉडी अब्जॉर्ब ही नहीं करती है, वो आपके इंटेस्टाइन और आपके स्टमक के अंदर पूरी चिपकी रहती है, आपको वाइट वाइट सा रहता है। जबकि अगर हम उसको, आपने शायद मार्केट में देख रहा है कोलाइडल फॉर्म में कैप्सूल्स आ गए हैं कैल्शियम के, अगर हम उसको खाते हैं वो फटाफट बॉडी अब्सॉर्ब करके कहीं जाती है। आपने शायद विटामिन D3 देखा होगा, आपके घरों में पहले वो छोटे छोटे पाउच आते थे, राइट, ये डॉक्टर से पूछ के लेना, मेरे कहे पे नहीं लेना, तो वो व्हाइट पाउडर आता था विटामिन D3, अब उसको yes. दूध के साथ कैसे खा जाते थे, बट आज के दिन में वो बिल्कुल जेल्स कैप्सूल्स की फॉर्म में आ रहा है। आपकी आइसक्रीम्स के अंदर हम जेलेटिन यूज करते हैं, जिससे वो स्मूथनेस रखती है, मिक्स कर देती है पानी और ऑयल को। प्लीज ये काम आपके पढ़ने का है। Artificial rain, delta formation, these are all examples which you will be reading. That's it. ठीक है जी, हमने सरफेस केमिस्ट्री के अंदर बेटे एक टॉपिक हमने किया, कौन सा? Adsorption. Don't make notes for this chapter, catalyst, और एक टॉपिक आपने किया कौन सा बच्चों? Colloids. Colloids. Don't make notes for this chapter. It is just to be enjoyed like this. और बोर्ड्स के लिए इसको जरूर ढंग से पढ़ के जाना, क्योंकि इसमें से एक आपको नंबर का क्वेश्चन आता है। अक्सर हो सकता है इसमें से कुछ भी ना है। It is not a very important topic, but we cannot take risk.
वी कैन नॉट टेक रिस्क, राइट सन। तो एक मिनट रुकिएगा, तो बी जाइएगा मत, तो अभी थोड़े समय में, एक मिनट बेटे, शिफ्ट क्यों नहीं हो रहा है? यस बच्चों, स्क्रीन पे कुछ नजर आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो ये मैं आपको बस भेजने वाला हूँ बच्चों, एनसीईआरटी आने वाली है, सो कर लीजिएगा। बस एक बार दिखा रहा हूँ, ये तुम्हें एनसीईआरटी आपके सॉल्व आ रही है, लीनियस हेटेरोजेनस बिल्कुल आसान होंगे। एंड उसके बाद जो बस अभी आज के नोट्स के साथ ही आ जाएंगे बेटे। देन यू आर गेटिंग फ्यू क्वेश्चंस जो के ऊपर पूछे गए हैं। कहेगी 13th क्वेश्चन का जवाब दे बेटे, गलती कर बैठा ना, चिंता क्यों करता है? Yes. Sir, D Sir? option. तो D. कौन सा आंसर? Sir, D doctor. डी डॉक्टर। 14th क्वेश्चन का आंसर करो बेटे। Sir, Sir, D, D option. बी और डी में आ गया है ना? Sir, D बी और option. डी, हाँ बी और D. डी में आ गया बेटे। अब देखो ये तो रूल आउट है ना, क्योंकि हाइड्रोजन का क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे कम है। अब अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में, अमोनिया में ज्यादा अच्छी फोर्सेस है, तो आंसर कौन सा बनेगा? डी डॉक्टर। D. D. 15th का जवाब दो। Sir, B option. B. Because iron oxidize हो जाते हैं. आयरन Yes, ऑक्सीडाइज, sir. तो आयरन को यूज नहीं किया जा सकता है। तो 16th का जवाब दो। फॉल्स, फॉल्स। अगर नहीं आता तो ढूंढ लेना इसको। Sir, C option. 9th, ओह सॉरी बेटा, Sir, sodium benzoate. सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट एक फूड प्रिजर्वेटिव है दोस्तों। 23rd, Sir, A is the most. Sir, B is the correct. B. बाकी लोग भी बोल दो। चुक साहब 25th बस रीड करके छोड़ देना, ये कभी पुराने जमाने में आपके सिलेबस में था, लंगूर, लंगूर मजाक में बोल रहा हूँ, लैंग्वेज एड्सॉर्प्शन, ये ठीक है जी। आई होप यू कैन डू दैट, आसान होगा, मतलब एक बार रीडिंग से ही। 59th, Sir, मिल्क, Sir, B option. ऑयल इन वाटर, द ऑयल इन वाटर, ठीक है। 62nd में क्या दिख रहा है? Sir, Sir, protein and ढूंढ के glucose. सो बेटे ये बस कहने की बात है, ये मैं अभी आपको बस आपके नोट्स के साथ ही आपको मैंने क्वेश्चंस इकट्ठे कर रखे हैं, तो ये आपको ये देख, जैसे अभी 78th कराया, B option. ठीक है जी, 78th कराया। सो आई एम जस्ट सेंडिंग ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस जस्ट विद इन फ्यू आवर्स, 1 घंटे के आसपास। तो इसकी एनसीईआरटी पूरी करके इसको लॉक कर देना। 95 अनुवंश क्या कह रहा है यार? Sir, अनुवंश O2 भैया is kidney. क्वेश्चन आता है 95 सोच के, काफी चीजें सोचनी पड़ेगी, ठीक है जी, मेरे को भेज देना बेटा। हिंट दो, इसमें केमीज ऑप्शन होगी। केमिस ऑप्शन होएगी। फिर बैक बॉन्डिंग। हाँ ये मुझे ना सोच के, आंसर तेरे पास है बेटे, है ना?
इसके आंसर यहाँ पे दिए गए हैं गुड़िया, है ना। तो आप समझ के जरा मुझे इसको भेज दीजिएगा। इज इट क्लियर? Yes. तो बच्चों वी विल स्टॉप हियर और टिल दैट टाइम बच्चों गुड लक, जय हिंद।